Hello everyone, welcome. I am Pradeep Sharma. Today we are going to start the next topic, or I think we can say the last topic of this chapter, biotechnology and its applications. ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं. एक सिंपल सा वर्ड है जिसका अपन डेफिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक एनिमल्स का सिंपल सा मीनिंग ये होता है ऐसे एनिमल्स जिसके डीएनए को, जिसके जीन को अपन ने मैनिपुलेट कर दिया है, अपन ने चेंज कर दिया है, उसकी जेनेटिक उसकी जो केमिस्ट्री है, डीएनए की जो केमिस्ट्री है उसको अल्टर कर दिया है. ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उसको अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं. या अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर एक फॉरेन जीन अपन ने डाल दिया है तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गया है, और उस फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन उसकी बॉडी के अंदर होता है. राइट. सो एनिमल दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन, जिसके डीएनए में एक एक्स्ट्रा जीन अपन ने डाल दिया है और वहाँ पे वो एक्सप्रेस हो रहा है, उसके अंदर एक नया करेक्टरिस्टिक्स आ गया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स. You have seen the words transgenic rat, rabbits, pigs, sheep, cows, fishes have been produced. Although over 95% of all existing transgenic animals, जितने भी transgenic animals बने उनमें मोस्टली अपन ने क्या बनाया जी, माइस बनाए. रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं, क्यों अपन इसको यूज़ करते हैं, वन बाय वन इसके सारे रीजन्स हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट रीजन जो है वो ये कह रहा है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी फिजियोलॉजी और जो डेवलपमेंट है उसके बारे में अपन इसमें स्टडी करेंगे. कहने का सिंपल सा मीनिंग यही है कि वो जो जीन है, या जो मीनिंग सिंपली जो जीन अपन इंसर्ट करने जा रहे हैं उस जीन का इफेक्ट क्या होगा, उसकी एनिमल्स की फिजियोलॉजी के ऊपर, उसके डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो कैसा असर दिखाएगा, इसको सबसे पहले अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. Transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated, यानी जीन्स का रेगुलेशन कैसे होता है उसकी अपन स्टडी करेंगे, है ना. स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी. बॉडी का नॉर्मल फंक्शन और जो डेवलपमेंट है वो उसको कैसे अफेक्ट करते हैं. वो जीन, जो फॉरेन जीन अपन इंसर्ट करने जा रहे हैं उसका बॉडी की फिजियोलॉजी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, उसकी ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा, उसकी डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ेगा, उसको अपन चेक करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर. स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर by introducing genes from other species, दूसरी स्पीसीज से जीन को इंट्रोड्यूस करें that alter the formation of this factor and studying the biological effect that result information is obtained about biological role. कहने का सिंपल सा मीनिंग मेरा यही है, इस पॉइंट के अंदर ये बताया है कि जो भी फॉरेन जीन अपन इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में डालने से पहले अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर इसको डालेंगे, एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाएंगे तो अपन ये चेक करेंगे कि उसकी फिजियोलॉजी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, उसकी बॉडी के ग्रोथ पे क्या असर हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट पे क्या असर हो रहा है. इस चीज़ की स्टडी करने के लिए अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज़ करते हैं. पहला पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को चेक करने के लिए. सेकेंड बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ डिजीज़. मैंने स्टडी ऑफ डिजीज़ का मतलब जो डिजीज़ है ना, उसका बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, ठीक है, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, इसकी स्टडी अपन इसके अंदर करेंगे. देखिए क्या कह रहा है, मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, है ना. दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज, यानी ह्यूमन के अंदर जो डिजीज होती है उसके लिए एक मॉडल बना रहे हैं, सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज, यानी डिजीज के लिए अपन इन्वेस्टिगेशन बना सकें पॉसिबल हो. टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर्स. इनके लिए मॉडल बना लिए. ट्रांसजेनिक एनिमल्स एज ए मॉडल अपन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अपन स्टडी करते हैं कि उस पर्टिकुलर डिजीज का उस ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर कैसा इफेक्ट हो रहा है, और उसका बॉडी जो इफेक्ट शो कर रही है उसी को स्टडी करके अपन उसका क्या बना सकते हैं, ट्रीटमेंट बना सकते हैं, उसकी मेडिसिन बना सकते हैं. तो उसको एज ए मॉडल अपन रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. ट्रांसजेनिक एनिमल्स अपन इसलिए बनाते हैं ताकि अपन को क्या मिल जाए, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट उनसे अपन बनवा सकें. कैसे, इस चैप्टर में आपको इस टॉपिक में अच्छे से समझ में आने वाला है.
मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी मेडिसिन को ट्रीट करने के लिए अपन को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए, और ये बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं जब अपन फैक्ट्रीज के अंदर उसको बनाते हैं। तो अपन क्या करें, एक ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल बना लें कि वो ट्रांसजेनिक एनिमल ही उस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को क्या करे, प्रोड्यूस करे, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, चीप हो जाएगा, अपन को फैक्ट्री में नहीं बनाना पड़ेगा। Transgenic animals that produce useful biological product can be created by introduction of the portion of DNA which code for a particular product. मान लीजिए अपन को क्या करना है, वही RDNA टेक्नोलॉजी अपन को यूज़ करनी है। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक DNA है, ठीक। ये DNA एक पर्टिकुलर क्या बना रहा है, एंजाइम बना रहा है जो अपना बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। अपन क्या करेंगे, उसको किसी ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर उसको इंसर्ट कर देंगे, और जैसे ही वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो उसके अंदर वो जीन DNA एक्सप्रेस होगा, वहाँ पे वो प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन अपन क्या करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे, अपन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखते हैं। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्पाइसीमा, एम्पाइसीमा डिजीज है, उसके लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ह्यूमन प्रोटीन बनाया गया है ना, विच कोड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, एम्पाइसीमा के लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन सा बनाया गया है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बनाया गया है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन किस डिजीज के लिए काम में लिया जाता है, एम्पाइसीमा के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU भी कहते हैं शॉर्ट में इसको, फिनाइल कीटोन यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिनाइल कीटोन यूरिया सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट करने के लिए ऐसे ही बहुत सारे अटेम्प्ट्स स्टार्ट किए गए, ऐसे ही एफर्ट्स कर रहे हैं साइंटिस्ट। इन 1997 फॉर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इन 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी, नाम क्या था, रोजी। रोजी कौन थी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी। कब बनी थी, 1997 के अंदर बनी थी। क्या था फिर आगे प्रोडक्ट देखिए, प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन, वो ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही है, और ह्यूमन प्रोटीन है वो किस में दे रही है, मिल्क के अंदर दे रही है, यानी उसका जो मिल्क है 1 लीटर के अंदर 2.4 ग्राम अपन को प्रोटीन मिल रहा है। 1 लीटर कंटेन 2.4 ग्राम ह्यूमन प्रोटीन। बात समझ में आ रही है। मिल्क कंटेन कौन सा ह्यूमन प्रोटीन है, कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, अल्फा लैक्टा एल्बुमिन। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं हर एक चीज को, ध्यान से देखिएगा। कब हुआ, 1997 में। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी, नाम क्या था, रोजी था। पर लीटर में कितना ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 2.4 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन का क्या नाम है, अल्फा लैक्टा एल्बुमिन नाम है, ठीक है। वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज दैट नेचुरल काऊ मिल्क, यानी एक नॉर्मल जो काऊ जो दूध देती है उसके कंपैरिजन में आपकी ये जो काऊ होगी, जो रोजी होगी, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट प्रोवाइड करवाएगी आपको। कब हुआ था, 1997 में। उस काऊ का नाम क्या था, रोजी था, पहला ट्रांसजेनिक काऊ था। ये बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, तो इसलिए भी अपन क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैक्सीन सेफ्टी। अपन ने कोई भी वैक्सीन बनाई है, अभी बात चल रही है कोरोना के लिए, है ना, तो कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं साइंटिस्ट, कई जगह दावा किया जा रहा है, इजराइल वाले कह रहे हैं कि हमने बना ली, लेकिन अभी क्या चल रही है, उसकी वैक्सीन की सेफ्टी के टेस्टिंग चल रही है। टेस्ट कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर कि वो बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट शो करती है। ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर चेक करने के बाद में अपन मंकीज में चेक करते हैं, है ना, धीरे धीरे अपन ह्यूमन बींग के ऊपर आते हैं। Transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccines before they are used on humans. Humans पे यूज़ करने से पहले उनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स माइस के ऊपर चेक किया जाता है। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन का तो इसके ऊपर बहुत पहले एक्सपेरिमेंट हो चुका है। इफ़ सक्सेसफुल अनफाउंड टू बी रिलायबल, ये रिलायबल होती है, सक्सेसफुल होती है, फिर अपन मंकी के ऊपर टेस्टिंग करते हैं वैक्सीन की। तो इसके लिए भी अपन को ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग। सेम प्रोसीजर है, ड्रग्स वगैरह का है टेस्टिंग करने के लिए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव। उसमें जो जीन होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, है ना, टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। यानी एक तो आपका ट्रांसजेनिक एनिमल है, एक नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। तो उसमें अपन जीन इंसर्ट करने के बाद ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो क्या बन जाते हैं, सेंसिटिव बन जाते हैं, जबकि ये रेजिस्टेंस रहते हैं या नॉर्मल कंडीशन में पर रहते हैं।
ठीक है। फिर दोनों के इसके अंदर अपन क्या डालते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस डालते हैं, फिर उसकी स्टडी करते हैं कि ये सेंसिटिव होने के बाद उसकी जो बॉडी होती है वो क्या क्या इफेक्ट शो करती है, उसकी अपन टेस्टिंग करते हैं। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ टू अस ऑब्टेन रिजल्ट इन द लेस टाइम। तो कम टाइम में अपन को पता लग जाता है कि ह्यूमन बॉडी में यदि यही टॉक्सिक सब्सटेंसेस जाएगा तो अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ताकि अपन उसका प्रिवेंशन ढूंढ सकें, उसका ट्रीटमेंट अपन ढूंढ सकें। बात समझ में आ गई? तो ये 5 कारण हैं, 5 रीजन्स हैं जिसकी वजह से अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं इथिकल इश्यूज़ की। ये सारी बायोटेक्नोलॉजी अपनी पढ़ी है, ये प्रोडक्ट अपन बना सकते हैं, है ना, प्लांट से बना सकते हैं, एनिमल से बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी पढ़ी। लेकिन इस पर भी यदि कंट्रोल नहीं होगा तो अपन सोच नहीं सकते कि आगे ये जो एक्सपेरिमेंट है किस लेवल तक जा सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? GEAC। फुल फॉर्म याद करें अच्छे से, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एक बना दी गई है, जो जितने भी जो GM जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रिसर्च होते हैं, है ना, चाहे ऑर्गेनिज्म पे हो, प्लांट्स पे हो, एनिमल्स पे हो, उसके लिए वैलिडिटी यही प्रोवाइड करवाती है। क्या क्या सेफ्टी उसमें रखनी चाहिए, वो सारी गाइडलाइंस हैं वो यही प्रोवाइड करवाती है। कौन प्रोवाइड करवाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। Modifications uses of living organism for public services, food, medicine source has also created problem with patents granted for the same। अब पेटेंट और बायोपायरेसी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए पेटेंट वगैरह के अपन बारे में बात करते हैं। पेटेंट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट है, उसका इन्वेंशन मान लीजिए मैंने किया है, तो उसके सारे राइट्स मेरे पास होते हैं। उसका मार्केटिंग करना, उसको बेचना, उसका कुछ भी जो भी करना होता है तो सारा काम मैं ही करूँगा। यदि कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी उसको यूज़ करती है तो वो मुझे क्या देगी? बदले में कुछ मनी देगी, सीधी सी बात है। लेकिन ये इसको भी क्या हुआ है कि अलग अलग जो ऑफिस हैं, अलग अलग जो कंट्रीज हैं, वो उसको क्या करें, अपन कह सकते हैं डेविएट कर रहे हैं उसको। कैसे? अपन कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज ए ग्रोइंग public anger that certain companies are being granted patents for product and technologies that make use of the genetic material, plant, other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region country। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि मैंने वो अपने, जैसे इंडिया की बात करें तो 10,000 साल पहले ही इंडिया ने कोई एक ऐसी चीज़ डिस्कवर कर ली, लेकिन पेटेंट नहीं करवाया अपन ने। कुछ ऐसे जो चीटिंग कर सकते हैं, इसको चीटर हो सकते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो क्या कर रही है, अपनी जो इन्वेंशन की हुई चीज़ है उसको फर्दर री इन्वेंटेड करने की बात कर रहे हैं कि हमने खुद ने बनाया है ना। अब वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, कोई प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई प्रोसेस हो सकता है। वो अपने नाम से बता रहे हैं कि हमने बनाया है और अब अपने नाम से वो पेटेंट करवा रहे हैं। तो लोगों के अंदर, उस कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, पब्लिक का एंगर बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। भाई काम किसी और ने किया है और फ़ायदा किसी और कोई और ले रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक छोटा से सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं कह सकता हूँ उसको, ये देख करके एनसीईआरटी बुक के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। राइस इज एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन। आपका जो राइस है बहुत अच्छा फूड ग्रेन है। द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशियाज एग्रीकल्चर हिस्ट्री। एशिया की एग्रीकल्चर हिस्ट्री में हज़ारों साल से ये चला आ रहा है। There are an estimated 2 lakh varieties of rice in India alone। अकेले इंडिया में राइस की 2 लाख वैरायटी चल रही हैं, 2 लाख वैरायटी चल रही हैं, आप सोच सकते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी इतनी वैरायटी चावल की कहीं नहीं है। अब कहीं नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहीं से इन्वेंशन हुआ है सब कुछ। बासमती राइस इज द डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर। स्पेशल फ्लेवर, स्पेशल सुगंध के लिए जाना जाता है बासमती चावल, सुना होगा आपने। एंड 27, नाम याद रखना फिगर, 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती की 27 डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्री है इसकी, यानी पूरी डिटेल लिखी हुई है। आर ग्रोन इन इंडिया, वो इंडिया में उगाई जाती है, बहुत सारी उगाई जाती है, ग्रो की जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंट में 27 तो लिखे हुए हैं। बासमती की वैरायटी अपने पास में है। देयर इज रेफरेंस
टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट, पुराने जब अपन धर्मशास्त्र के जो बुक उठाएंगे ना उनमें भी लिखा है, फोक पोइट्री वगैरह में लिखा है, एज इट हैज़ बिन ग्रोन फॉर सेंचुरीज, कई सेंचुरी से अपन इसको ग्रो कर रहे हैं। इन 1997 देखो अमेरिका ने क्या किया, एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस, बासमती राइस के ऊपर पेटेंट करवा लिया, अपना राइट ले लिया टू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। अमेरिका के अंदर यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है, वहाँ पे उन्होंने पेटेंट करवा लिया कि ये बासमती राइस तो हमने बनाया है, जबकि इंडिया में इतनी सारी वेराइटीज़, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है जो कहीं नहीं है। दिस अलाउड द कंपनी, अब इसको जैसे ही उसको राइट्स मिल गए तो कंपनी क्या कर सकती है, उसको बेच सकती है, बासमती के नाम से वही कंपनी बना सकती है, अमेरिका वाली कंपनी बना सकती है, पूरे वर्ल्ड में बेच सकती है, जबकि एक्चुअल राइट किसका है, इंडियन फार्मर्स का है। लेकिन इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये अपनी दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य नहीं कह सकते, अपनी प्रॉब्लम है, अपनी कमी है। This allowed the company to sell a new variety of the basmati US and abroad. This new variety of basmati had actually been derived from Indian farmer. Indian farmer ने बनाया था, कैसे बनाया था, Indian basmati was crossed with semi dwarf variety. Indian जो बासमती जो था उसका क्रॉस करवा दिया किसके साथ, सेमी ड्वार्फ वेराइटी के साथ में, है ना, और क्लेम कर दिया कि हमने एक नोवल चीज़ बनाई है। भाई आपने नोवल चीज़ बनाई है, लेकिन आप लाए कहाँ से, इसको क्रॉस करवाए ना, तो क्रॉस किसके साथ करवाए, इंडियन बासमती के साथ करवाया, इंडियन बासमती आपका थोड़ी है। द पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट्स इम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट, पेटेंट रोक देता है उसको कि कोई लोग बासमती के नाम से नहीं बेच सकते। सेवरल अटेम्प्ट हैव ऑल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूज प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन्स। कैसे कैसे बात करते हैं, टर्मरिक के बारे में, नीम के बारे में कोई नहीं जानता था। अपने पुराने अर्थशास्त्र, अपने जो धर्मशास्त्र हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि टर्मरिक, आपका जो हल्दी है, जो नीम है, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, लिखा है उसमें, लेकिन आज वही अपने नाम से पेटेंट करवा रहे हैं। इफ़ वी आर नॉट विजिलेंट, यदि हम जागरूक नहीं बनेंगे, वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दीज पेटेंट एप्लीकेशंस, इनका विरोध नहीं करेंगे, अदर कंट्रीज इंडिविजुअल में एनकेज ऑन आवर रिच लेगेसी, अपनी ये जो आर्थिक समृद्धता जो अपने पास है, अपने पास जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वी नॉट एबल टू डू एनीथिंग आउट इट, अपन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं, अपनी टेक्नोलॉजीज हैं, वो ये यूज़ करने लग जाएंगे। ये थी पेटेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं बायो पायरेसी। बायो पायरेसी का सिंपल सा मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा पायरेसी, सुना है ना, पायरेसी। पुराने ज़माने में क्या, आजकल तो मोबाइल फ़ोन आ गए, यूट्यूब पे जैसे फिल्म आती है दूसरे दिन अपन उसको देख लेते हैं, 10 दिन बाद में देख लेते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे पिक्चर सिनेमा हॉल में आती थी, उसकी सीडी और डीवीडी मार्केट में आ जाती थी। अब सीडी डीवीडी मार्केट में आ गई तो लोग सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने नहीं जाते, उसको घर बैठे ही देख लेते हैं। अब घर बैठे देख लेते, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लगा करके फिल्म बनाई है, मूवी बनाई है, उसको सिनेमा हॉल में देखने के लिए कौन जाएगा, सब घर में देख लेंगे 15-20 रुपये में, हो सकता है 100 रुपये लग जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बार बार देखेंगे उसको। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता था उन प्रोड्यूसर को, उन एक्टर्स को, उन डायरेक्टर्स को, ठीक है। तो उसको पायरेसी के नाम से जानते थे, पुलिस पकड़ती, छापे मारती, कुछ नहीं। बायो पायरेसी का मीनिंग यह है कि यही काम यदि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए यदि किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एक कंपनी बनाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, उसकी विदाउट परमिशन, उसको बिना कोई कंपनसेशन दिए अपन यदि उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो टेक्निक, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, बायो पायरेसी के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। जैसे मैंने एक प्रोटीन बनाया, ठीक है, और वो प्रोटीन जो है वो इन्फेंट जो है, स्मॉल जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये प्रोटीन मैंने बनाया, इसका प्रोसीजर मेरे पास है, इसको मैं ही बना सकता हूँ, लेकिन मेरे इसी प्रोडक्ट को किसी ने चुरा लिया, उस प्रोसेस को चुरा लिया, और एक दूसरी कंपनी है अल्लाह अल्लाह बल्ला, ये बनाना स्टार्ट कर दिया, मुझे बिना पूछे, बिना परमिशन के, बिना कोई कंपनसेशन दिए, मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो मैं क्या करूँगा, फाइल करूँगा, इसके ऊपर एक केस फाइल करूँगा। बात समझ में आ रही है। तो यही बायो पायरेसी आती है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज नेशंस आर रिच फाइनेंशली, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलाइज जो नेशंस होते हैं फाइनेंशियली वो रिच होते हैं, पैसे बहुत हैं उनके पास, लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है, उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है। यानी सीधी सी अपन बात करते हैं, यदि अपन अमेरिका और इंडिया की बात कर लेते हैं,
इंडिया के पास बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज है, लेकिन क्या नहीं है? पैसा। पैसा 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 क्या करते? जबकि इसके पास क्या है? पैसा है, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है, बायोडाइवर्सिटी नहीं है। अब ये क्या करते हैं? अपनी तरफ अटैक करेंगे। समझा नहीं मेरी बात? So traditional knowledge related to bioresearch can be exploited to develop modern application, can also be used to save time. अब अपन क्या कर सकते हैं? अपने पास ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है उन ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करने के लिए, वो बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। इनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये सब चीज़ नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये क्या कर रहे हैं? अपन को कुछ मूर्ख बनाते हैं, पागल बनाते हैं, और टेक्नोलॉजी अपनी यूज़ करते हैं, सारे बायोडाइवर्सिटी की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अपने यूज़ कर ले जाते हैं। सो देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस, इनएडिक्वेट कंपनसेशन, बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्री अमेरिका की बात कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी डेवलपमेंट कर रही हैं, इंडिया है। देयरफॉर सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज टू प्रिवेंट सच अनऑथोराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। उनके बायो रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल नॉलेज को कोई ऐसे ही यूज़ नहीं करे बिना कंपनसेशन के, तो वो ऐसे कुछ लाज बना रहे हैं, रूल बना रहे हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं। ऐसे इंडियन पार्लियामेंट ने भी बनाए। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। इंडियन पेटेंट बिल के अंदर सेकंड अमेंडमेंट कर दिया है, सेकंड चेंज कर दिया है। अमेंडमेंट का मतलब चेंज कर दिया है। दैट टेक्स सच इशू इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। जो भी सारे चेंजेस जो होते हैं उसके बारे में वो एक्शन लेती है इंडियन पार्लियामेंट। सेकंड अमेंडमेंट उस बिल के अंदर कर दिया है जो इंडियन पेटेंट बिल था। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर अपन ने पढ़ा पेटेंट के बारे में और बायोपायरेसी के बारे में। तो अपन को जागरूक होना है, पेटेंट के बारे में पता होना चाहिए, बायोपायरेसी क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना, ताकि हमारी जो रिच लेगेसी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको जो डेवलप कंट्रीज हैं उसको यूज नहीं कर सके। ठीक है। वैसे देखा जाए तो आजकल इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं, डेवलप कंट्रीज में आ रही, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देश के सामने, दुनिया के सामने उभर करके सामने आ रहा है। ये अपना गर्व की बात है। इट्स प्राइड ऑफ अस, फॉर यू, फॉर मी, ऑल ओवर नेशंस। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि बायोटेक्नोलॉजी की जो 2 यूनिट्स अपन लेकर के आए थे, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन था, टूल्स एंड टेक्निक्स थी, सेकंड में एप्लीकेशंस थे, जो अपन ने पढ़ाए हैं, और मैंने बड़ी उम्मीद के साथ ये यूनिट कंप्लीट की है। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, वेलकम है, स्वागत है। आप लिख करके बताएं जहाँ भी आपको कोई कमी लगती है, आपके सजेशंस होते हैं, है ना, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा। आप अच्छा लगता है, नो डाउट आपको एक ही काम करना है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।